नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार और आज से हम मौलिक अधिकारों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, भाग 3 पढ़ेंगे हम। इससे पहले मैं आपको याद दिला देता हूं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने भारत के संविधान का निर्माण किया था, कैसे कैसे भारत का संविधान बना होगा। ठीक है, और उसमें हमने पूरी संविधान सभा को पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ा था। उसके बाद हमने भाग 1 पढ़ा। ठीक है, भाग 1 में क्या था, संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 हमने वहां पढ़े। उसके बाद हमने भाग 2 पढ़ा और भाग 2 में हमने पढ़ा नागरिकता या सिटीजनशिप। 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद हमने वहां पढ़े। और आज हम स्टार्ट करेंगे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, और यह है हमारे संविधान का भाग 3, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 टू 35। तो आज का हमारा टॉपिक है और ये लंबा चलने वाला है, कई पार्ट्स में आएगा क्योंकि ये एक लेक्चर में कवर नहीं होगा। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। अब इसको पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि अधिकार कहते किसे हैं। अधिकार देखो बहुत प्रकार के होते हैं। तो अधिकार का मतलब होता है किसी चीज के लिए अपना दावा करना। ठीक है, किसी चीज को क्लेम करना कि ये चीज मेरी है, मुझे चाहिए। तो दावा किससे करें, बगल वाले से कर नहीं सकते। ठीक है, माता पिता से कर नहीं सकते। हम दावा केवल और केवल अपनी सरकार से कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट से कर सकते हैं। तो अधिकारों का मतलब सिंपल है, अपनी सरकार से किसी चीज का दावा करना, किसी चीज को मांगना कि ये मेरी है, उसे अधिकार कहते हैं। भाई अगर आपकी ये चीज है, मुझे जिंदगी जीने का अधिकार है, मुझे अपने धर्म को मानने का अधिकार है, ठीक है, मुझे स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, तो ये हम मांग रहे हैं कि हमें दो, इनके बगैर हम जी नहीं पाएंगे, उसे क्या कहते हैं, अधिकार। तो अधिकार का मतलब होता है अपनी सरकार के खिलाफ नागरिकों के द्वारा किसी भी चीज का दावा करना। ठीक है, क्लेम ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट हिज और हर गवर्नमेंट इज कॉल्ड राइट्स। अगर अधिकार ये है, अधिकार का मतलब किसी चीज का दावा करना है, तो फिर मौलिक अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है। देखो, फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है ऐसे अधिकार, ऐसे मूलभूत अधिकार जिनके बगैर हम जी नहीं सकते, ऐसे मूलभूत अधिकार जिनके बगैर हमारा विकास संभव नहीं है, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट संभव नहीं है। अगर ये अधिकार नहीं होंगे तो हम जी ही नहीं पाएंगे। ठीक है, हम केवल शरीर मात्र रह जाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे अधिकार जिनके बगैर हमारा विकास संभव नहीं है, हमारा डेवलपमेंट संभव नहीं है, हम जिंदगी जी नहीं पाएंगे। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान ने हमें गारंटी के रूप में प्रदान किया है। गारंटी का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं। जैसे हम दुकान से कोई चीज लेके आते हैं और उसकी गारंटी मिली हुई होती है, या तो गारंटी मिलती है या वारंटी मिलती है। आजकल तो गारंटी कोई देता नहीं है, हम सब कोई वारंटी ही देते हैं। तो जैसे आप फ्रिज खरीद के लाए और फ्रिज की वारंटी मिली है, तो अगर वो फ्रिज खराब होता है, बिगड़ जाता है, तो उसको रिपेयर किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। वैसा ही कुछ यहाँ पर है, हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार में गारंटी के रूप में प्रदान किया है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में अगर इनके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, भविष्य में अगर इनको कोई छीनने की कोशिश करेगा, तो इनको कोई बचाएगा। और बचाएगा कौन, सुप्रीम कोर्ट बचाएगा, हमारी न्यायपालिका बचाएगी। क्योंकि संविधान बनाने वाले कह के गए कि हम रहे या ना रहे, लेकिन ये अधिकार आपके पास हमेशा रहेंगे। और रहेंगे कैसे, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, हम तो 5, 10, 15 साल बाद इस दुनिया में चले जाएंगे, लेकिन आपके पास ये रहेंगे। और हम इनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी, इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी, इनका गार्डियन बना के जा रहे हैं। किसको, हमारे सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसीलिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अभिभावक कहा जाता है। हमारे संविधान का क्या कहा जाता है, हमारे संविधान का गार्जियन कहा जाता है। ठीक है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। और हमारे भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आप सभी को पता है 1215 में ब्रिटेन के अंदर एक शाही पत्र आया था। ठीक है, एक रॉयल लेटर आया था, जिसने उस ब्रिटेन की आम जनता को उस वक्त कुछ अधिकार दिए थे। तो उसी से इसका कंपैरिजन किया जाता है कि भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, वो कहा जाता है भाग 3 को। क्योंकि यहां पर हमारे मूलभूत अधिकार जिंदा है, जिनसे हम आए दिन जीते हैं। ठीक है, तो अधिकार का मतलब सिंपल है, अधिकार का मतलब होता है अपनी सरकार के खिलाफ किसी चीज का दावा करना, उसे हम अधिकार कहते हैं। और मौलिक अधिकार का मतलब होता है ऐसे अधिकार जिनके बगैर हम जी नहीं पाएंगे, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है,
उन्हें हम कहते हैं मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार हमसे कभी छीने नहीं जाएंगे, क्योंकि यह हमें गारंटी के रूप में देके गया है हमारा संविधान, क्योंकि वो रहेंगे या ना रहेंगे हमारे संविधान बनाने वाले, लेकिन मौलिक अधिकार हमारे पास हमेशा रहेंगे। और इनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसको देके गए हैं? वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय को देके गए हैं कि हम रहे या ना रहे, हमारा सर्वोच्च न्यायालय आपकी प्रोटेक्शन हमेशा करता रहेगा। इसीलिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय को हमारे संविधान का क्या कहा जाता है? गार्जियन कहा जाता है, या अभिभावक कहा जाता है, या संरक्षक कहा जाता है। अब देखो, अब वर्तमान में कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? वर्तमान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। हम इनको 6 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार यहां से हटा दिया गया है, अब 6 रह गए हैं। 6 कौन कौन से रह गए हैं? सबसे पहले समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी, ये हम पढ़ेंगे 14 से लेकर 18 तक। 14, 15, 16, 17, 18 इन सभी में आपको समानता की झलक नजर आएगी। यहां पर हमारा संविधान सभी नागरिकों को समान करने की कोशिश करेगा, इक्वल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये हम पढ़ेंगे 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहां पर किसी न किसी का शोषण हो रहा होगा, किसी को न किसी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा होगा, किसी न किसी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा होगा, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए है। जो हमारे देश में अल्पसंख्यक होते हैं ना, माइनॉरिटीज, उनके लिए है। तो उनके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हम पढ़ेंगे 29 से लेकर 30 तक। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो इस सभी अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारे मौलिक अधिकार जो डेली लाइफ में, दैनिक जिंदगी में हमसे छीने जाते हैं, उनको बचाने का काम करता है। और इसी के अंदर 5 प्रकार की रिट हम पढ़ेंगे आगे जाके, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, 5 प्रकार की रिट भी हम पढ़ेंगे। तो छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 में, ठीक है। तो 14 से लेकर 32 तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन एक अधिकार इसमें गायब है, वो है अनुच्छेद 31। अब यहां पर अनुच्छेद 31 आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के वर्तमान में मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है, उसमें से एक हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। तो पहले इसी को देख लेते हैं कि संपत्ति का अधिकार इस वक्त कहां पर चला गया है, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार देखो भाई, देखो संपत्ति का अधिकार हमें पहले मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त था, अनुच्छेद 31 के अंदर भी था और अनुच्छेद 19(1) में भी था, ठीक है। 2 जगह लिखा हुआ था, अनुच्छेद 31 में और अनुच्छेद 19(1)(f) में। 2 जगह लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? अनुच्छेद 31 में लिखा हुआ था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक होगा, वो उसकी संपत्ति है, कोई उसको छीनेगा नहीं, वो उसको मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है, वो उसको मूलभूत अधिकार के रूप में प्राप्त है। तो 31 में लिखा हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक होगा। और अनुच्छेद 19(1)(f) में क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी जमीन खरीद सकता है और कितनी भी जमीन बेच सकता है भारत राज्य में। हम लोगों की बात हो रही है, बाहर के नागरिक की नहीं, हमारे देश के नागरिक कितनी भी जमीन खरीद सकते हैं और कितनी भी जमीन बेच सकते हैं। तो पहले 2 जगह था, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को हम समझते हैं कि इसको हटाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। आप सभी को पता है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है, और मौलिक अधिकारों की प्रोटेक्शन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि शुरू में विकास तो करना है, रोड बनाना है, पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, एक्सप्रेस वे बनाना है, बंदरगाह बनाना है, ठीक है, रेल की लाइनें बिछानी है। तो भाई जमीन किसकी लेगी? सरकार। सरकार जमीन हम लोगों की लेगी ना, आम नागरिकों की लेगी। और ये अधिकार किसके रूप में प्राप्त है? हमें मौलिक अधिकारों के रूप में प्राप्त है। तो जब भी सरकार विकास का काम करवाती, डेवलपमेंट का काम करवाती, रेल की पटरी बिछा रही है, ठीक है, बंदरगाह बना रही है, पुल बना रही है, ब्रिज बना रही है, तो आम लोगों की तो जमीन लेगी। जैसे अभी अपना दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक्सप्रेस वे बना है, ठीक है, दिल्ली से मुंबई जो एक्सप्रेस वे बना है उसमें आम किसानों की तो जमीन गई है, ठीक है। तो इसीलिए ये पहले मौलिक अधिकार था। तो जब भी सरकार हमसे हमारी जमीन खरीदती, सारे के सारे किसान भाई पहुंच जाते सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के बोलते कि हो क्या रहा है, ये हमारा मौलिक अधिकार छीन रहा है। मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है संपत्ति का अधिकार, आप हमसे हमारी संपत्ति छीन कैसे सकते हैं?
बिल्कुल सही बात है, मौलिक अधिकार है तो छीन कैसे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को विकास करवाने, डेवलपमेंट करवाने में, देश का डेवलपमेंट या विकास कहीं ना कहीं ये चीज बाधा बन रही थी, क्योंकि मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त था और हम सुप्रीम कोर्ट में जाके हवाला देते कि मौलिक अधिकार छिन रहा है हमारा, हम अगर जमीन नहीं देना चाहते तो सरकार कैसे खरीद सकती है हमारी जमीन। उसके बाद इंदिरा गांधी ने इसको थोड़ा सा कम किया है, इसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस किया है। इंदिरा गांधी ने किया है 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 25वां संविधान संशोधन 1971 इंदिरा गांधी ने कहा, और इंदिरा गांधी ने यह हवाला दिया कि भाई बात ऐसी है, अगर हम पब्लिक के लिए कोई डेवलपमेंट का काम करा रहे हैं, विकास का काम करा रहे हैं, उसको पब्लिक के लिए सेवा देना चाह रहे हैं, तो अगर हमें जमीन चाहिए तो हम जमीन लेंगे। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं, पब्लिक का विकास करवाना चाहते हैं, देश का विकास करवाना चाहते हैं, तो बहुत जरूरत महसूस होगी तो हम किसानों की जमीन लेंगे, आम नागरिकों की जमीन लेंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। मौलिक अधिकार यहां है, ये अभी भी मौलिक अधिकार है, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया कि विशेष जरूरत महसूस होगी तो हम लेंगे। और बदले में सबसे बढ़िया क्या सबसे खराब काम किया है, इंदिरा गांधी ने कहा कि मुआवजा कौन तय करेगा, इसका मुआवजा तय करेगी पार्लियामेंट, ना कि सुप्रीम कोर्ट। इंदिरा गांधी ने इसी के अंदर 25वें संविधान संशोधन में यह भी लिखा कि जो भी जमीन ली जाएगी ना, उसका मुआवजा संसद तय करेगी, पार्लियामेंट तय करेगी, सरकार तय करेगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि इंदिरा गांधी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा तो ज्यादा पैसा देगा, पार्लियामेंट तय करेगी तो कम पैसा देगी, इसलिए यह प्रावधान भी साथ में किया गया कि किसानों की जमीन जो लेंगी ना, उसका मुआवजा कौन तय करेगी, हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय मुआवजा तय नहीं करेगा, यह भी लिख दिया गया है। तो एक तो है 25वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है, विशेष स्थिति में जमीन ली जा सकती है आम नागरिकों की, ठीक है। लेकिन फिर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है, आपको पता है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चली गई थी। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई और मोरारजी देसाई ने एक संविधान संशोधन किया, वो था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। और इस अधिनियम के माध्यम से सबसे बड़ा काम किया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया, लीगल राइट बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है। तो इस संविधान संशोधन के माध्यम से, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बदलकर कानूनी अधिकार बना दिया है। और पहले जो अनुच्छेद 31 में और अनुच्छेद 19(1)(f) में लिखा हुआ था, अब ये हमें कहां मिलता है, अब ये मिलता है अनुच्छेद 300(a) में। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब यानी 1978 के बाद से, 1978 के बाद से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब ये लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अब ये सरकार ने हमें दिया है, पहले संविधान ने हमें दिया था, अब इसको उठा के पटक दिया है यहां, और अब ये कानूनी अधिकार है। इसका मतलब है कि अब ये सरकार ने दिया है तो सरकार अब कुछ भी कर सकती है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। अब सरकार कितनी भी जमीन ले ले, अगर उसको जरूरत है तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो देखो, मुंबई से दिल्ली जो एक्सप्रेस वे बनाया, उसके अंदर लाखों लोगों की जमीन गई है, लेकिन हम में से कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। इस बात का हवाला देखिए कि साहब मौलिक अधिकार छिन रहा है, क्योंकि 1978 के बाद से मौलिक अधिकार रहा ही नहीं है, ये लीगल अधिकार बन गया है, ठीक है, ये कानूनी अधिकार बन गया है। अब सरकार कुछ भी कर ले, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो पहले ये यहां पर मौजूद था 31 और 19(1)(f) में, और अब ये कहां मौजूद है, ये अनुच्छेद 300(a) में मौजूद है। और ये कहां पड़ता है, हमारे संविधान के भाग 12 में, हमारे संविधान के पार्ट 12 में। और यहां अलग अलग जगह क्या लिखा हुआ था, 31 में तो लिखा हुआ था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक होगा, उससे उसकी संपत्ति छीनी नहीं जाएगी। और अनुच्छेद 19(1)(f) में लिखा हुआ था कि कोई भी इंसान कितनी भी जमीन खरीद सकता है और कितनी भी बेच सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।